Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is a 10th lecture of chapter number 1. In a previous lecture, we will study out different method of food preservation. मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें प्रिजर्वेशन के मुख्तलिफ मेथड समझाए थे, उसमें में से आपको जो है 2 डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, तो उसके बाद जो 2 रिमेनिंग थे वो आज एक्सप्लेन करूंगी. तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 23. ठीक है, पहले वो मेथड लिख लेते हैं दोबारा से कि वो कौन कौन से मेथड थे जो आपको बताए गए थे. नंबर 1 था डिहाइड्रेशन, सेकेंड लोअरिंग टेम्परेचर, and number 3 increasing temperature, and number 4 using preservatives. ठीक है, ये 4 मेथड थे जो कि मैंने आपको बताए थे. अब इसमें में से जो आपको एक्सप्लेन हो गए तो उसमें था डिहाइड्रेशन एंड लोअरिंग टेम्परेचर. तो थोड़ा सा पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं कि डिहाइड्रेशन को क्या समझाया था. जी हाँ, मैंने डिहाइड्रेशन के बारे में बताया था. द वर्ड डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूविंग वाटर एंड मॉइस्चर फ्रॉम फूड, यानी कि फूड से जो है वाटर और मॉइस्चर को जब रिमूव कर देते हैं तो ये प्रोसेस जो क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कहलाता है. ठीक है, इसके जरिए जो है मुख्तलिफ फूड्स को प्रिजर्व करते हैं, ये एक्सप्लेन हुआ था. इसके बाद था सेकेंड लोअरिंग टेम्परेचर. ठीक है, अब इसमें लो यानी कि लो टेम्परेचर पे फूड को प्रिजर्व करा जाता है ताकि कुछ अरसे तक इसको इस्तेमाल में लाया जा सके. इसके बाद जो है यानी कि लोअर टेम्परेचर में ही मैंने आपको 3 जो टेम्परेचर बताए थे, यानी कि किस तरीके से 3 मेथड मजीद इसके थे लोअरिंग टेम्परेचर के. यानी कि सबसे पहले था रेफ्रिजरेशन, यानी कि इसमें आपको बताया था कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, 4 से 7 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है. और इसके बाद बताया था मैंने कोल्ड स्टोरेज का कि इसमें कोल्ड स्टोरेज में माइनस में चला जाता है, यानी कि बहुत ही कम हो जाता है टेम्परेचर यहाँ पे -1 से -4 सेंटीग्रेड तक. और इसके बाद मैंने आपको फ्रीजिंग का बताया था कि फ्रीजिंग में अगर हम रखते हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि -18 या फिर क्या होता है बिलो 18 माइनस, यानी कि -18 होगा या उससे भी जो है बिलो होगा, उससे भी कम होगा. तो जो है उसको हम फ्रीजिंग के उसमें लाते हैं कि हम फ्रीज कर रहे हैं किसी चीज को. ठीक है, ये जो सारे ये जो मेथड थे ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि हम फूड को इस तरीके से जो है वो प्रिजर्व करते हैं. अब जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो कौन सा मेथड है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर का. ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर का. इंक्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर फूड को हमें प्रिजर्व करना होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है. यानी कि बहुत ज़्यादा हाई करने से क्या होता है कि एंजाइम्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, मैंने कि जो फूड में मौजूद होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इन हाई टेम्परेचर की वजह से, और फूड जो होती है ख़राब होने से बच जाती है. लेकिन क्या ये तमाम जो है ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं?
यानी कि इन्होंने यहाँ पे इस तरह पूछा भी है कि क्या अगर हम इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई तो क्या इस तरह तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे? तो इसका आंसर भी इन्होंने दिया है कि नो, नहीं, इस तरह भी खत्म नहीं होते, बल्कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होते हाई टेम्परेचर पर भी। ठीक है, यानी कि ज्यादातर तो हो जाएंगे लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जब भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इस तरह क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिर वो जो है अगर लो टेम्परेचर पे जरा सा भी फूड हुई तो वो क्या होते हैं, इससे खराब कर देते हैं। जिस तरह आपने घर पे भी देखा होगा, कोई चीज कुक होती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, सारी बात है उसको पकाया जाता है तो वो सही रहती है, लेकिन आप देखें जैसे ही वो कूल होती है और थोड़ी कुछ घंटे गुजरने के बाद जो होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खराब भी हो जाती हैं। अगर टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो वो खराब हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, यानी कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हाई टेम्परेचर में भी जो है वो खत्म नहीं होते हैं। तो जैसे ही उन्हें कोल्ड टेम्परेचर मिलता है तो वो फिर जो है अपनी एक्टिविटीज एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो चीज को स्पॉइल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है इसके जो है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के जो है टू मेथड को मजीद बताया गया है, जो आप लोगों को मैंने उस दिन फ्लो चार्ट बनाया भी था बोर्ड पे और आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। तो उसमें भी आपको पता है कि क्या बताया गया था, जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है इसके मजीद टू मेथड होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? एक बताया था पैस्चराइजेशन का, ठीक है, एक पैस्चराइजेशन का मेथड बताया था और एक मेथड आपको बताया था स्टरीलाइजेशन का। ठीक है, टू मेथड इसके बताए थे, पैस्चराइजेशन और एक बताया था स्टरीलाइजेशन। ये किसको बता रही हूं मैं? इंक्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर को टू मेथड में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये पैस्चराइजेशन क्या होता है? ये दरअसल एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो है ज्यादातर, वैसे ही पैस्चराइजेशन का मेथड है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो फूड को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है और उसके बाद एकदम से कूल कर दिया जाता है। ठीक है, ये मेथड जो होता है पैस्चराइजेशन का मेथड कहलाता है। इसमें जिस तरह का बताया गया है कि मिल्क को जो है पैस्चराइज किया जाता है तो इसमें फर्स्ट हीटिंग जो दी जाती है मिल्क को वो कितनी होती है, तकरीबन 70 सेंटीग्रेड तक। ठीक है, 70 सेंटीग्रेड तक, यानी कि 15 मिनट तक उसे 70 सेंटीग्रेड तक जो है रखा जाता है। 15 मिनट तक, यानी कि उसको इतना जो है टेम्परेचर पे रखा जाता है और फिर एकदम से जो होता है कूलिंग पे ले आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से ठंडे पे ले आते हैं। इस तरह जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एकदम की चेंजेस से जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि मेथड है मिल्क को प्रिजर्व करने का कि इसमें ये होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा हाई किया फिर एकदम से कूल किया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो होते हैं जो सडन चेंज हो रहा होता है एकदम से, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा मेथड कहलाया, पैस्चराइजेशन का, जिसमें हमने किसको प्रिजर्व करने का ज्यादातर मेथड होता है मिल्क को। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो होता है मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं स्टरीलाइजेशन। ठीक है, अब ये स्टरीलाइजेशन भी है किसका बेसिकली मेथड, ये इंक्रीजिंग टेम्परेचर का ही है। इसमें क्या होता है, द वर्ड स्टरीलाइजेशन मीन्स फ्री फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बिल्कुल उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म से को बिल्कुल खत्म कर देना इस तरीके से।
यानी कि किसमें स्टेरिलाइजेशन का ऐसा मेथड होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है कि तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा हाई टेम्परेचर रखा जाता है। और इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि फूड को लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के मेथड को मुख्तलिफ स्टेरिलाइज बॉटल्स वगैरह को भी स्टेरिलाइज किया जाता है। यानी कि ये जो होता है स्टेरिलाइजेशन के मेथड में जो है मुख्तलिफ इक्विपमेंट को भी आप जो है प्रिजर्वेशन कर सकते हैं उसकी, और बॉटल्स को भी की जा सकती हैं। इसी तरह आप देखते होंगे कि जब आप मुख्तलिफ के डेंटिस्ट वगैरह के पास भी जाएं तो जो उसके मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट होते हैं वो जो होता है एक बॉक्स में उसमें रखता है, जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा वो हॉट होता है, ये स्टेरिलाइज किया जा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट, और ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक को अगर यूज़ किया गया है कोई चीज़ तो वो अगर दूसरे को लगाई जाए तो उससे जो है वो जर्म्स एक से दूसरे पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस कर रहे होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल जो होते हैं वहाँ पे किल कर देता है ये, और फिर वो जो है अपने जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह को जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे के लिए, ठीक है, दूसरे मरीजों वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, यूजिंग प्रिजर्वेटिव क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट इज एडिंग टू फूड टू मेक इट लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। यानी कि प्रिजर्वेटिव का क्या बताया है मैंने कि ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ऐड किए जाएं फूड में ताकि उसे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जो है रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, महफूज रखा जा सके। तो ये जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है, प्रिजर्वेटिव्स का मेथड कहलाता है। इसके लिए जो एनी सब्सटेंस जो यूज़ किए जा रहे होते हैं इससे ये होता है कि हमारी फूड जो होती है वो ख़राब नहीं होती है। अच्छा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी चीज़ में जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, यानी कि कुछ चीज़ों की कंसंट्रेशन जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है या एसिड है, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ शामिल कर दी जाए, तो इससे भी होता है कि फूड जो होती है प्रिवेंट रहती है इट स्पॉइलेज, यानी कि फूड खराब होने से जो होती है वो महफूज रहती है। यानी कि ये जो सॉल्ट है, शुगर है और एसिड है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह से जो होती है फूड को हम काफ़ी लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके भी आपको याद होगा कि आपने फ्लो चार्ट में इसको भी मजीद 2 में डिवाइड करा था, इसका यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स को, ये यानी कि इसको भी हम 2 मेथड मजीद में कर सकते हैं कि किस तरीके से। एक होते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव, और एक होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये 2 होते हैं, यानी कि कोई सब्सटेंस जो यूज किए जा रहे हैं, आपको बताया है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, तो ये 2 मेथड होते हैं। एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे कि अभी बताया गया था, जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है या लेमन जूस है, विनीगर है जिसे सिरका कहा जाता है, ऑयल है और स्पाइसीज है। ये क्या होते हैं, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं, जिससे हम जो है ये घरों में भी यूज करते हैं ताकि जो है फूड को
प्रिजर्व किया जा सके लंबे अरसे तक। ठीक है, ये जो मतलब इन चीज़ों को इस्तेमाल करके क्या है, हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसी तरह आते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह। अगर केमिकल प्रिजर्वेटिव तो लाजमी बात है कोई ना कोई केमिकल ऐड किए जाते होंगे। तो ये कौन से केमिकल होते हैं, जैसे कि है पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड है, और इसके अलावा सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, और ये जो होते हैं सारे के सारे जो होते हैं ये केमिकल प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। यानी कि अगर या तो हम इस तरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट वगैरह भी डाल लें, या फिर ये जो है केमिकल्स डाले जाते हैं जैसे पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट वगैरह जो बताए गए, सिट्रिक एसिड वगैरह बताए गए, इससे भी क्या होती है, फूड प्रिजर्व हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने देखा होगा जो आप चीज़ें बाहर से परचेज करते हैं, जो पैक होते हैं, बॉक्सेस में पैक होते हैं, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर जो है जिस वक्त ये बनाई जाती है कोई चीज़, उसकी भी डेट लिखी होती है, और जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी मेंशन होती है। यानी कि मुख्तलिफ जो होती है डेट मेंशन होती हैं, और ये इसीलिए होती हैं ताकि उन्हें पता होता है ये जो हम केमिकल्स डाल रहे हैं वो कितने अरसे तक वो चीज़ को ख़राब नहीं होने देगा। यानी कि वो ऐसे केमिकल जो यूज़ कर रहे होते हैं प्रिजर्वेटिव का, तो उन्हें ये पता होता है कि अगर हम इस चीज़ को डाल देंगे तो ये इतने अरसे तक ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन अगर वो डेट जो है वो निकल जाए तो वो चीज़ जो होती है फिर वो ख़राब हो जाती है। और उस वक्त तक कैसे नहीं होती, क्या होता है उस वक्त जो होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते उन केमिकल्स की वजह से। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है ना कोई भी चीज़ खराब हो रही है फूड, तो क्या है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो शामिल हो रहे हैं, और वो क्या हो रहे होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं तेजी से, जो चीज़ को ख़राब कर देते हैं। तो अब ये जो केमिकल्स जब डाल दिए जाते हैं उन खाने पीने की चीज़ों में, फूड में, और उसको पैक कर दिया जाता है, टाइट एयर टाइट पैकिंग हो रही होती है, तो वो केमिकल जो होते हैं वो एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह फ्रिज में रख के, फ्रीजर में रख के स्टॉप कर रहे हैं, तो इसी तरह केमिकल भी जो है उसको जो है स्टॉप कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को, और इस तरह वो चीज़ ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर एक्सपायरी डेट निकल जाए तो वो चीज़ जो होती है वो ख़राब हो जाती है, और उसके बाद हमें उन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वो मेथड थे जो कि फूड प्रिजर्वेशन के लिहाज से थे, जो कि आपको फ्लो चार्ट के लिहाज से भी बताया गया, आपने बना भी लिया होगा जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो ये जो आज जो है वो इसका जो ये पूरा ये कंप्लीट हो गया है, इसका जो टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन का, कि हम जो है किस तरीके से फूड प्रिजर्व करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और पैराग्राफ जो आपकी बुक में दिया गया है, यानी कि इस फूड प्रिजर्वेशन के बाद जो एक है पेज नंबर 24 पे है पैराग्राफ आपका जो दिया हुआ है डू यू नो का। ठीक है, इसमें देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे एक हेडिंग को एक्सप्लेन किया गया है जिसे कहते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके एब्रीविएशन क्या होता है, UHT। इसका नेम आपने सुना भी होगा, UHT। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग।
ये क्या होता है, ये दरअसल जो है पार्शियल स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जो कि फूड पे प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि 1 और 2 सेकेंड के लिए। लेकिन कितना टेम्परेचर रखा जाता है, 135 सेंटीग्रेड टू, यानी कि 135 सेंटीग्रेड टू 135 सेंटीग्रेड, और इसको यानी कि सेंटीग्रेड में 135 होगा, और 275 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या तो 135 सेंटीग्रेड कर लें या फिर 275 जो है वो टेम्परेचर, हरी स्केल लेंगे सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, तो या 275 फ़ारेनहाइट तक, यानी कि 1 से 2 मिनट तक इसको रखा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है कि किल किया जाते हैं स्पोर्स को, यानी कि जो है मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, उनके स्पोर्स वगैरह अगर मौजूद हैं तो इसको किल किया जाता है। ये भी ज़्यादातर मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फूड ख़राब होने से बच जाती है। ठीक है, ज़्यादातर तो ये जो UHT का एब्रीविएशन आपको बताया जा रहा है, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग का जो मेथड होता है UHT का, ये मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो है इसके अलावा हम जो फ्रूट जूसेस वगैरह जो होते हैं, या क्रीम है, या योगर्ट वगैरह है, सूप वगैरह जो होते हैं, जो आपको पता है पैक्स वगैरह में जो मिलते हैं, उसमें भी ये मेथड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ताकि जो है वो कुछ अरसे तक जो है उसको सेव किया जा सके, यानी कि 6 से लेके 9 मंथ तक ज़्यादातर होता है कि इन चीज़ों को जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। इनके बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए तो कोई भी चीज़ है ही नहीं कि जो कभी ख़राब ही ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जाहिर बात है हर चीज़ को, खाने पीने की चीज़ को मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करके प्रिजर्व किया जाता है, ताकि हमारे पास ये कमी ना हो और हमें जो है ये चीज़ें वक्तन व वक्तन हमें मिलती रहे, हम इस्तेमाल कर सकें। तो ये UHT जो मेथड है, इसमें भी जो है फूड को ही प्रिजर्व किया, ज़्यादातर मिल्क या लिक्विड जो चीज़ें जैसे सूप वगैरह हैं, जूसेस वगैरह हैं, योगर्ट है, क्रीम्स वगैरह है, क्रीम होती है, उसको जो है वो इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है ताकि जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये यहाँ तक तो जो आज का लेक्चर तो जो आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जो आ जाते हैं जी हाँ होमवर्क पे। अच्छा, होमवर्क आप लोगों को मैं जैसे जैसे दे रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स तो उसको शो कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और कुछ जो हैं बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे हैं। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, हर लेक्चर में भी, और आपको जो है क्लास टीचर वगैरह भी बोल रहे हैं कि ये होमवर्क ज़रूर आप मेंशन किया करें। और आपको पता है कि ये जब कॉपीज़ में जब आपको आएगा स्कूल में, जब आप चेक करवाएंगे, सबमिट करवाएंगे, और इनके जो है ये मार्क्स होंगे। ठीक है, कॉपी पे जो आप काम कर रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से करें जैसे कि आप क्लास में करते थे। अभी अगर आपको कॉपीज़ नहीं मिली हैं लाजमी बात है, तो फिर क्या है वो रफ में कीजिए। और इस अगर सही हालत में आप कर रहे हैं, यानी कि सही आप रख रहे हैं उसको काम को, तो आप फिर वही पेजेस को आप जब की कॉपीज मिल जाएंगी तो उसमें लगा दीजिएगा। लेकिन अगर प्रॉपर वे में नहीं हुआ काम तो आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा जब आपको कॉपीज मिले। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसा काम करें कि जो है वो आप उन पेजेस को ही वो अपनी जब कॉपीज मिल जाएं या रजिस्टर जो भी है उसमें आप जो है वो अटैच कर सकें। तो काम जो है ऐसा होना चाहिए कि वो आपको फिर दोबारा नहीं करना पड़े। और अगर आपका जो है वो इस तरह आपकी कंडीशन ऐसे हुए पेजेस वगैरह की जो अगर प्रॉपर काम नहीं हुआ तो फिर लाजमी बात है कि वो फिर दोबारा करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो अपने वर्क को ज़रूर शो किया करें। जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने वर्क को शो कर रहे हैं, उन्होंने पूरा वर्क दिखाया है और बहुत अच्छी डायग्राम वगैरह भी वो बना रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं होमवर्क पे। होमवर्क में मैं आपको जो है वो क्वेश्चंस दे रही हूँ।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 तक मैं आपको दे चुकी हूँ, जो कि 18 कौन सा था, फ्लो चार्ट का था। ठीक है, आज भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। Preservatives, preservative, and second, pasteurization। ठीक है, ये दो यानी कि आपको दिए हैं, जिनको आपने डेफिनेशंस इनकी लिखनी है। ठीक है, बहुत इजी सा है, आपकी बुक में मौजूद है। 27 पेज पे है इसका आंसर। बुक पेज नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, ये दोनों ही आपको जो है इसी पेज पे मिल जाएंगी, बुक पेज नंबर 27 पे। ठीक है, प्रिजर्वेटिव की भी है और पैस्चराइजेशन की भी, आप देख भी लीजिए 27 पेज पे जो है ये दोनों जो है वो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये आपका जो है मैंने आज का होमवर्क दिया है, और इसमें आपका एक बस अब टॉपिक रह गया है नाइट्रोजन साइकिल का, जो किया जा रही बात है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी उसमें जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको जो है नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन साइकिल का। और यकीनन ये जो मैंने आपको समझाया है आज का टॉपिक भी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका जो आपको दिया गया है इस होमवर्क ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये दोनों जो डेफिनेशन आपको पूछी गई हैं टर्म्स को, ये आप डिफाइन कर दीजिएगा। ये आपकी बुक में 27 पे जो है मौजूद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के नेम से है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आपको मिल जाएंगी। और वहाँ से जो है आप इसको अपने कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर करने के बाद जो है आप ज़रूर व्हाट्सएप पे भी इसके पिक ज़रूर भेजिएगा कि आपका जो है काम हो गया है। और ख़ास तौर पे मैं बॉयज़ को कहूँगी कि बॉयज़ की तरफ से तो बहुत ही कम रिस्पांस मिल रहा है कि वो अपने काम को बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो लाजमी है कि वो भी करें, गर्ल्स कर रही हैं लेकिन उसमें भी बहुत कम तादाद है, लेकिन फिर भी कर रही हैं। और बॉयज़ भी ज़रूर इसको करें और अपने होमवर्क को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए। I hope you will be understand the lecture and also homework. Remaining chapter will be explained in next class. Thank you and Allah Hafiz.